बांग्ला साहित्य की रोमांचक कहानियों से सजा हमारा यह विशेष प्रस्तुति संडे सस्पेंस। आज संडे सस्पेंस में प्रस्तुत है एक जासूसी कहानी, रक्तमुखी हीरा। मुख्य किरदारों में हैं अभिनव, अभिजीत, महाराज राजेंद्र सिंह और रहीम तथा उसका भांजा। शुरू हो रही है आज की कहानी, रक्तमुखी हीरा। टेबल पर पैर रखे अभिनव चटर्जी अपने पैर हिला रहा था। गोद में एक खुला अखबार रखा था, निगाहें उसी पर। पिछले 4 दिनों से हमारी यही हालत है। घर के भीतर दोनों बैठे बैठे बारिश की आवाज सुन रहे हैं और समय काट रहे हैं। न कोई रहस्य है, न कोई केस, न कोई रोमांच, एक रस सुस्त दिन कट रहे हैं। मैं चुपचाप सिगरेट पी रहा हूं और वह अखबार में डूबा है। बातचीत बिल्कुल नहीं, जैसे कोई मौन व्रत चल रहा हो। आखिरकार इस खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने ही मुंह खोला, कोई खबर है? अभिनव बिना आंख उठाए बोला, खबर गंभीर है। 2 कुख्यात अपराधी हाल ही में रिहा हुए हैं। मैंने थोड़ी रुचि लेकर पूछा, कौन है वो? वह बोला, एक हैं शरद चंद्र के चरित्रहीन, वो रिहा हुए हैं विचित्रा टॉकी हाउस से। और दूसरे श्री रहीम साजी, वे छूटे हैं अलीपुर जेल से। हालांकि ये खबर 10 दिन पुरानी है, आज कल की तुदया कृपापूर्वक सुना गया है। कहकर अभिनव निराश चेहरे के साथ अखबार नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ। देखकर साफ लग रहा था, अखबार की नीरसता उसे चिढ़ा रही है। मैंने कहा, शरद चंद्र के चरित्रहीन को तो जानता हूं, लेकिन ये रहीम साजी कौन? अभिनव कमरे में टहलते हुए खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। बाहर धुंधली बारिश में भीगे आकाश की ओर देखते हुए बोला, रहीम साजी कोई अनजाना नाम नहीं है। कुछ साल पहले उसका नाम अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। लेकिन इंसानों की याददाश्त कमजोर होती है, 10 साल पहले की कोई बात याद नहीं रहती। मैंने कहा, ठीक है, वह नहीं याद, लेकिन वो है कौन? ये तो बताया ही नहीं। अभिनव बोला, वह एक चोर था, मगर कोई आम चोर नहीं। उसका निशाना हमेशा हीरे जवाहरात होते थे। उसमें अद्भुत बुद्धि और दुस्साहस था। आजकल वैसे चोर देखने को नहीं मिलते। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, देश का दुर्भाग्य है, इसमें शक नहीं। लेकिन उसका नाम अखबार में क्यों आया? अभिनव बोला, क्योंकि वह पकड़ा गया था। खुले अदालत में उसका मुकदमा चला था। मगर असली चीज, जिसके लिए सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था, वह आज तक बरामद नहीं हुई। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या थी वह चीज? अभिनव ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में मुझे एक हल्की सी यादों की झलक दिखाई दी। फिर वह बोलने लगा, तब मेरी जासूसी की शुरुआत ही थी। तुमसे तब मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो घटना आज भी याद है। उस वक्त कोलकाता शहर में हीरे जवाहरात की चोरी की धूम मची थी। जवाहरलाल हीरालाल की दुकान, दत्त कंपनी, 15 दिनों में 5 बड़ी दुकानों से 3-4 लाख के हीरे चोरी हो गए। पुलिस लापरवाह नहीं थी, उन्होंने जी जान से कोशिश की थी। इसी दौरान एक रात चोरी हो गई, महाराज राजेंद्र सिंह के घर में। आपको बता दूं, महाराज राजेंद्र सिंह इस शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी और बेहद धनी व्यक्ति थे। मैंने पूछा, महाराज? वही जिनके पास दुर्लभ हीरे का कलेक्शन था? अभिनव ने सिर हिलाया, बिल्कुल वही। महाराज जैसे अमीर, धार्मिक और सज्जन व्यक्ति दुर्लभ हैं। उनके संग्रह में एक बेशकीमती रत्न था, रक्तमुखी हीरा। एक नीला हीरा, जिसका रंग था खून से सना हुआ नीला, बेहद चमकदार। महाराज उस हीरे को अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते थे, इसलिए हमेशा उसे अंगुली में पहने रहते। लेकिन कुछ दिन पहले वह ढीला हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे उतार कर रख दिया था। उसी मौके का फायदा उठाकर चोर ने उसे चुरा लिया। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या वो हीरा बहुत कीमती था? अभिनव बोला, कीमत से इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। इसमें ऐतिहासिक, रहस्यमय और व्यक्तिगत मूल्य सब जुड़ा हुआ था। चोरी के बाद एक व्यक्ति का नाम सामने आया। उसी ने वह हीरा चुराया था। उसका नाम था रहीम साजी। बाद में वह पकड़ा गया। उसके घर से कई हीरे बरामद हुए, लेकिन रक्तमुखी हीरा नहीं मिला। गवाह, सबूत, तरीका, सब कुछ उसे दोषी साबित करते थे, लेकिन वह हीरा कभी नहीं मिला। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, तो अब 10 साल बाद वो रिहा हुआ, क्या वह हीरा अब भी उसके पास है?
अभिनव चुप रहा। फिर बोला, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे यकीन है वह हीरा कहीं न कहीं है, और रहीम जानता है वह कहाँ है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि रक्तमुखी हीरा फिर से रोशनी में लाया जाए। अगली सुबह आसमान थोड़ा साफ था, लेकिन हवा में अब भी श्रावण की नमी थी। अभिनव सुबह सुबह उठकर अपनी छोटी सी चमड़े की डायरी खोलकर लिस्ट बना रहा था, रहीम के परिचितों की, केस से जुड़े गवाहों की, कौन कहाँ है। मैं तब भी बिस्तर पर आधा लेटा था, हाथ में चाय का कप, और उसकी योजना सुन रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम रहीम का पीछा करोगे? अभिनव बोला, नहीं, फिलहाल उसके अतीत को टटोलूंगा। सबसे पहले जानना होगा कि महाराज राजेंद्र सिंह इस समय कहाँ है। मैं चौंक कर बोला, वो तो कई सालों से सार्वजनिक जीवन से दूर हैं। अभिनव हल्के से मुस्कराया, फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि रक्तमुखी हीरे के असली मालिक वही है। और एक बात कहूं अभिजीत, मैं मानता हूं वह हीरा अब भी कोलकाता में कहीं मौजूद है। चाय खत्म करके हम निकल पड़े बालीगंज की ओर। वहां एक पुरानी, लगभग खंडहरनुमा राजबाड़ी है, जहां अब सिर्फ एक बूढ़ा सेवक विश्वनाथ रहता है। महाराज एकांत प्रिय, सबकी नजरों से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। कई गाड़ियां बदलने के बाद हम राजबाड़ी पहुंचे। अब हम राजबाड़ी के विशाल फाटक के सामने खड़े हैं। फाटक आधा खुला है, बेल बूटों से ढका हुआ। आवाज देने पर एक वृद्ध, सफेद बालों वाला, धूसर धोती पहने व्यक्ति सामने आए। यही है विश्वनाथ। अभिनव ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से महाराज से मिलना चाहता हूँ। विश्वनाथ ने संदेह भरी नजरों से देखा और बोला, महाराज अब किसी से नहीं मिलते, अब तो किसी से बात भी नहीं करते। अभिनव ने शांत स्वर में कहा, मुद्दा रक्तमुखी हीरे का है, वही जिसे महाराज अपनी भाग्य लक्ष्मी कहते थे। उसी की जानकारी के लिए आए हैं। विश्वनाथ मानो चौंक गया। उसके चेहरे की रेखाओं में चिंता की एक छाया दौड़ गई। कुछ पल चुप रहकर बोला, आइए, मैं उन्हें सूचित करता हूं। फिर हम राजबाड़ी के भीतर दाखिल हुए। भीतर के कमरे अंधेरे थे, हवा में पुरानी लकड़ी और बंद खिड़कियों की महक। हम एक ऊंची पीठ वाली सोफा पर बैठे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक वृद्ध भीतर प्रवेश किए। सफेद धोती पंजाबी, कंधे तक लटकते चांदी जैसे बाल, आंखों पर रिमलेस चश्मा, यही है महाराज राजेंद्र सिंह। अभिनव खड़ा हो गया, सिर झुकाकर अभिवादन किया। महाराज धीरे से बैठ गए, उनकी आवाज भारी मगर शांत थी। महाराज बोले, आप कह रहे थे रक्तमुखी हीरे के बारे में? अभिनव बोला, हाँ महाराज, मेरा विश्वास है कि वह हीरा आज भी कोलकाता में कहीं मौजूद है। महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, मैं रोज यही सोचता हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं रक्तमुखी हीरे के श्राप में जी रहा हूँ। जिस दिन वह चोरी हुआ, उसी दिन से मेरा सब कुछ उजड़ना शुरू हुआ। परिवार, धन, प्रतिष्ठा, सब नष्ट हो गया। मैं अवाक होकर सुन रहा था। अभिनव ने पूछा, क्या आपको लगता है कि चोर रहीम साजी ही था? महाराज बोले, हाँ, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मैंने उसकी आंखों में वह लालच देखा था। एक बार वह व्यापारिक पहचान के तहत मेरे घर आया था, तभी उसने वह हीरा देख लिया था। अभिनव ने अगला सवाल किया, क्या आपको कभी संदेह हुआ कि किसी अंदरूनी व्यक्ति ने उसकी मदद की? महाराज कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में धीरे धीरे एक गहरी परछाई छा गई। फिर धीमे स्वर में बोले, हो सकता है, शायद, लेकिन मैं किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। हाँ, इतना कह सकता हूं कि विश्वनाथ को कुछ भी नहीं पता, इस बात का मुझे विश्वास है। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके। फिर हम कुछ देर और बातचीत में लगे रहे और फिर महाराज को नमस्कार कर घर लौटने के लिए निकल पड़े। राजबाड़ी से बाहर आते समय मैंने पूछा, अब क्या तुम रहीम के पीछे लगोगे? अभिनव सीधा खड़ा होकर बोला, नहीं, अब मैं यह खोजूंगा कि कौन था वह आंतरिक विश्वासघाती जिसकी मदद से रहीम हीरा लेकर गायब हो सका। क्योंकि अब रहीम आजाद है। अगर वह हीरा सचमुच उसके पास है, तो जरूर वह उसके लिए कुछ न कुछ कर रहा होगा। मैंने पूछा, तो अब कहाँ? अभिनव की आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई लपट उठ रही हो टॉकी हॉल में, जहां उसने चरित्रहीन फिल्म देखी थी। मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। रक्तमुखी हीरे की परछाई इस बार जरूर सामने आएगी।
कोलकाता के दक्षिण हिस्से में स्थित विचित्रा टॉकी हॉल के सामने की सड़क पर खड़े होकर हम दोनों लोग आने जाने वालों की गतिविधियां देख रहे थे। रहीम साजी की रिहाई के बाद यह पहली बार था जब वह इस सिनेमा हॉल में आया था। ऐसा बताया था केतु, अभिनव का एक परिचित अखबार वाला, जिसकी आंखें और कान हर जगह खुले रहते हैं। अभिनव बोला, वो यहाँ चरित्रहीन फिल्म देखने नहीं आया। कोई उसे यहाँ बुलाया था, जरूर किसी से मिलने आया है। मैं चारों ओर नजर घुमा रहा था। दोपहर बीत चुकी थी, शाम का झुकाव था। थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी बार बार हमारी तरफ देख रहा था। अभिनव बोला, उस आदमी को देखा? आधे घंटे से वो यही खड़ा है। या तो वो रहीम का पीछा कर रहा है या हमारा। जाओ, जरा पास जाकर पता लगाओ। मैं धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर सफेद काले दाढ़ी, आंखों पर धुंधले चश्मे। मैंने नाटक करते हुए पूछा, इस इलाके में सिंधु होटल किस तरफ है, बता सकते हैं? वह व्यक्ति थोड़ा चौंक कर बोला, सिंधु होटल यहाँ तो नहीं है, कहकर तुरंत पीछे मुड़ गया। मैं समझ गया वो जाल में फंस गया है। मेरे पीछे खड़े अभिनव ने कहा, रुकिए, आप हमारी गतिविधियों पर नजर क्यों रख रहे थे? अब वह व्यक्ति थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, मैं एक इतिहास शोध करता हूँ। मेरा नाम सायंतिका चौधरी है। मैं एक महिला हूँ। कृपया मुझे गलत न समझिए। मुझे रहीम साजी के इतिहास में रुचि है, इसलिए मैं उसकी जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। हम दोनों चौंक गए। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला, उस व्यक्ति का पहनावा भले ही मर्दाना था, मगर आवाज महिला की थी। छद्मवेश साफ समझ में आया। अभिनव बोला, आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करनी है। चलिए, पास के कैफे में बैठते हैं। करीब के एक शांत कैफे में बैठकर हम यह जान पाए, सायंतिका सचमुच एक शोधकर्ता है, जिसकी पीएचडी थीसिस का विषय है ब्रिटिश कोलकाता का अपराध जाल और हीरा चोरी। उसने बताया कि रहीम साजी उसके रिसर्च का केंद्र बिंदु है और उसके अनुसार रक्तमुखी हीरा ब्रिटिश काल में आए मुगल हीरों की एक खास वंश परंपरा का हिस्सा है, जिसके पीछे इतिहास, हत्या और विश्वासघात की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। वह बोली, मुझे रहीम में शोध के कारण दिलचस्पी है। हालांकि मैं मानती हूँ, इस हीरे में कुछ रहस्यमय आकर्षण है। आज दोपहर को वह यहाँ एक अधेड़ उम्र के आदमी से मिलने आया था। नाम तो नहीं जान पाई। अभिनव ने पूछा, क्या वह व्यक्ति कोई व्यापारी या जौहरी हो सकता है? हाँ, जो मैंने सुना, वह हीरे की तलाश में है। अभिनव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप सहयोग करें तो शायद हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। सायंतिका ने सहमति जताई। इस तरह पहली बार हमारी टीम में एक तीसरी साथी शामिल हुई, एक इतिहासविद, जिसके पास रत्न चोरी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कई अनजाने सूत्र मौजूद हैं। फिर हम दोनों घर लौट आए और घर पर बैठकर इस विषय पर चर्चा करने लगे। अभिनव बोला, रहीम की रिहाई के बाद एक हफ्ते के भीतर उसने दो लोगों से मुलाकात की, एक हीरे का व्यापारी और दूसरा कोई अज्ञात व्यक्ति जो हाल ही में काशी से लौटा है। मुझे पूरा यकीन है, इन दोनों में से कोई न कोई जानता है कि रक्तमुखी हीरा कहाँ है। मैंने पूछा, क्या तुम कल से उनका पीछा करोगे? नहीं, कल मैं जाऊंगा रहीम के पुराने घर में। सुना है अब वहां उसका भांजा अर्नब रहता है। मैं उससे बात करूंगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है रहीम अभी भी हीरा अपने पास रखता है? अभिनव बोला, शायद नहीं। शायद उसने उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा करता है। मेरा शक है वह आदमी शायद कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं, जो अब तक चुपचाप सब कुछ छिपा कर रखे था। अगले दिन सुबह हम पहुंचे रहीम के पुराने घर। अभिनव जानता था इस घर से रहीम का गहरा रिश्ता है और यहीं से शायद पहला सुराग मिल सकता है। दरवाजा खोला एक युवक ने, आंखों पर बिना फ्रेम का चश्मा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। वह बोला, मैं अर्नब हूं। आप अभिनव चट्टोपाध्याय हैं? मामा, रहीम ने आपके बारे में बहुत बातें की हैं। अभिनव चौंक गया, मैं तो रहीम से कभी मिला ही नहीं। अर्नब हंसकर बोला, आपका नाम उन्होंने जेल में रहते कई बार लिया, वे आपको बहुत काबिल जासूस मानते थे। हम अंदर आकर बैठे। अर्नब ने बताया, रहीम अब भी कहीं स्थायी रूप से नहीं रहता। वह कभी कभार इस घर में आता है और अक्सर बिना बताए गायब हो जाता है। अभिनव ने अचानक पूछा,
क्या हम इस घर में एक बार तलाशी ले सकते हैं? अर्नब थोड़ा रुका, फिर बोला, जरूर। मुझे पता है, अगर मामा ने कुछ छुपाया है तो आप ही उसे ढूंढ सकते हैं। फिर तलाशी शुरू हुई। तलाशी के दौरान अभिनव को मिला एक पुराना बंद लोहे का बक्सा। बक्सा खोलने पर उसमें मिला एक पुराने भूरे लिफाफे में लिपटा कागज और एक छोटे कांच के डिब्बे में रखी वस्तु। लिफाफे पर लिखा था हीरे का इतिहास और कांच के डिब्बे में एक हीरे की चित्र थी जिसके नीचे लिखा था 1934 हैदराबाद, नील अश्रु नीला आंसू। अभिनव गंभीर स्वर में बोला, यह तो बस उसका खाका है। रत्न असल में कहा है वो यहाँ भी नहीं लिखा। मगर इससे यह तो तय है रहीम ने कहीं न कहीं वह हीरा छुपा कर रखा है। और यह पूरी तरह सोची समझी योजना थी। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन रहीम साजी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वह अर्नब के घर वापस नहीं आया, उसका मोबाइल बंद है और किसी होटल में उसका नाम दर्ज नहीं है। अभिनव दिन रात उसे ढूंढ रहा है। सायंतिका ने बताया उसे पता चला है कि रहीम उत्तर कोलकाता की एक पुरानी कोठी में किसी से मिलने गया था। उस कोठी का नाम है नवसागर। यह नाम बड़ा रहस्यमय है क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश काल में यह एक कीमती रत्नों की छुपी हुई जगह थी। अभिनव बोला, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वहीं चलना होगा। इस नवसागर कोठी में ही छुपा है रक्तमुखी हीरे का रहस्य, या शायद मौत। शाम को हम नवसागर कोठी पहुंचे। एक धुंधली वीरान हवेली, खिड़कियों के कांच टूटे हुए, दरवाजा अधखुला, हवा में सड़ी लकड़ी और पुराने भीगे सामानों की दुर्गंध। हम तीनों, अभिनव, मैं और सायंतिका, एक छोटी टॉर्च लेकर भीतर गए। अंदर अंधेरा था। छत का एक कोना थोड़ा ढह चुका था। अचानक सायंतिका बोली, वो देखिए, दीवार के कोने में एक लालचा दाग। ठीक खून जैसा नहीं, लेकिन सूखे खून की तरह दिख रहा था। उसके बगल में एक लकड़ी का दरवाजा, अंदर से बंद। अभिनव बोला, यही कुछ हुआ है। जब हमने दरवाजा धक्का देकर खोला, हम सब चौंक गए। दरवाजे के अंदर एक कमरा, जमीन पर पड़ा था एक आदमी। बिखरे बाल, चेहरे पर कटे के निशान, कमीज पर खून के धब्बे, वह था रहीम साजी। वह बेहोश था। मरा नहीं, लेकिन सांसें बहुत धीमी थी। अभिनव ने जल्दी से उसकी गर्दन के पास हाथ रखकर नाड़ी देखी। जिंदा है, लेकिन गहरे नशे में है। किसी ने कुछ खिला दिया है। कमरे के कोने में एक छोटी मेज थी। उस पर रखा था एक कांच का जार। अंदर एक छोटा कागज रखा था जिसमें लिखा था, हीरे की मंजिल यह नहीं, नजर रखो उस अंधेरे पर जहां से वह रोशनी चुराता है। सायंतिका चौंककर बोली, यह तो कविता नहीं, संकेत है। अभिनव बोला, यह कोई साधारण तुकबंदी नहीं, यह एक पहेली है, किसी का लिखा हुआ, जो हमें बताना चाहता है कि रक्तमुखी हीरा अब कहीं और है। हमें समझ में आया, रहीम खुद यहाँ नहीं आया था, किसी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा और उसी ने उससे कुछ हासिल कर उसे बेहोश कर यहाँ छोड़ दिया। फिर हम सब मिलकर रहीम को पास के एक नर्सिंग होम ले गए। डॉक्टरों ने बताया उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में एनेस्थेटिक जैसे पदार्थ मिले हैं। यह या तो नशे के लिए दिया गया था या फिर जानबूझकर उसे बेसुध करने के लिए। रात के 1 बजे के करीब रहीम को थोड़ी होश आई। उसने आंखें खोली और फुसफुसाकर कहा, मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसके हाथ में था रक्तमुखी हीरा। वही हीरा मेरा नहीं था। मैंने पूछा, तो असली वाला कहाँ है? रहीम कुछ कहने ही वाला था कि फिर से आंखें बंद कर ली। अभिनव बाहर आकर बोला, देखा, वह खुद नहीं जानता असली रक्तमुखी हीरा कहाँ है। जो उसने देखा वो या तो नकली था या चुराया गया असली हीरा जिसका मालिक कोई और है। मैं हैरानी से बोला, तो क्या वह हीरा इतने दिनों से किसी और के पास था? अभिनव ने आंखें संकरी करते हुए कहा, शायद वही विष्णुनाथ, राजा का पुराना सेवक, जिसे किसी ने कभी शक की नजरों से नहीं देखा, जो राजा का विश्वास पात्र था, लेकिन उसी रात कोई उसे पहरे पर नहीं देख पाया। अगली सुबह हम फिर से बालीगंज के उसी राजमहल में पहुंचे। विश्वनाथ चुपचाप हमें अंदर ले गया। कोई सवाल नहीं किया, बस बोला, महाराज अभी ठाकुर घरे में पूजा में व्यस्त हैं, आप लोग बैठिए।
अभिनव एकटक निगाह से विश्वनाथ की ओर देखता रहा। वह बोला, आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। विश्वनाथ थोड़ा चौंका, फिर हमें पीछे के एक छोटे से कमरे में ले गया जहां वह स्वयं रहता था। कमरा साधारण था, लेकिन गजब की सफाई थी। दीवार पर पुराने फ्रेम में जड़ी कुछ तस्वीरें, लकड़ी की अलमारी और एक कोने में मिट्टी के रंग का छोटा सा संदूक रखा था। अभिनव बोला, विश्वनाथ बाबू, आप महाराज की सेवा में वर्षों से हैं, लेकिन 10 साल पहले जिस रात हीरा चोरी हुआ, उस रात आप कहाँ थे? विश्वनाथ ने सिर झुकाकर कहा, मैं बाहर था। उस रात ठाकुर घरे में रात भर कीर्तन हो रहा था। महाराज ने कहा था, एक रात भगवान को समर्पित करनी है। मैं उस रात निगरानी पर नहीं था। यानी आप उस रात शोकेस की रखवाली नहीं कर रहे थे? नहीं साहब, मुझे नहीं पता था कि उसी रात कुछ बड़ा होने वाला है। अभिनव ने अपने बैग से वो शीशे के डिब्बे में रखा कागज निकाला जो नवसागर कोठी से मिला था। क्या आपने कभी ऐसी कविता जैसी पंक्तियां सुनी हैं? विश्वनाथ ने वह कागज हाथ में लेकर कुछ देर देखा, फिर धीमे से बोला, यह छंद मैं पहचानता हूं। यह महाराज के दादाजी की लिखी है। फारसी शैली में कुछ पहेलियों के अनुवाद थे। एक बार महाराज ने खुद मुझसे कहा था, रत्नमुखी हीरा केवल रत्न नहीं है, वह एक पुरानी शपथ का भार है। अभिनव बोला, क्या आपको पता है, रहीम साजी आज भी उस हीरे की तलाश में भटक रहा है? और उसे लगता है कि असली हीरा आपने छुपा कर रखा है। विश्वनाथ चुप रहा। फिर वह उठा, अलमारी की चाबी घुमाकर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा बाहर निकाला। खोलने पर उसमें से निकला सावधानी से लिपटा हुआ कपड़ा। कपड़ा खोलते ही सामने आया एक छोटा काले रंग का फारसी शैली का संदूक। संदूक के ढक्कन पर हल्की सुनहरी नक्काशी थी और एक कोने में रक्तमुखी फूल का चिन्ह खुदा हुआ था। विश्वनाथ ने धीरे से कहा, मैंने इसे छुपा कर रखा था, महाराज की आज्ञा से। हीरे की चोरी से एक दिन पहले ही महाराज ने मुझसे कहा था इसे हटा देने को, क्योंकि उन्हें लग गया था कि किसी की नज़र इस पर पड़ चुकी है। मैं चौंक कर बोला, तो मतलब हीरा तब चोरी नहीं हुआ था? विश्वनाथ ने सिर हिलाया, नहीं, जो चोरी हुआ था वह एक नकली हीरा था। असली रक्तमुखी हीरा तभी से यहीं छुपा कर रखा गया था। अभिनव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब इतने सालों बाद आप हमें यह क्यों बता रहे हैं? विश्वनाथ ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रहीम अब भी उसे खोज रहा है। मैं तो यही समझा था कि उसे पता चल गया कि जो उसने चुराया था वह नकली है। पर अगर वो अब भी ढूंढ रहा है और अगर वह मारने पर उतर आए, तो इस हीरे का यहीं रहना अब सुरक्षित नहीं है। अभिनव ने धीरे धीरे वह संदूक अपने हाथ में उठा लिया। वह बोला, मैं इसे थाने में जमा नहीं करूंगा। यह महाराज की इच्छा से सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इसका सामने आना जरूरी है। तभी बाहर से महाराज प्रवेश कर गए। शांत स्वर में बोले, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। रक्तमुखी हीरा अब तक मेरा अभिमान था, आज वह सिर्फ एक बोझ है। हम सब शांत थे। फिर महाराज थोड़ा आगे आए और उनकी आवाज में एक गंभीर गूंज थी, लेकिन एक बात तुम लोग अब तक नहीं जानते। रक्तमुखी हीरा एक नहीं, दो थे। एक जो असली था, मैंने विश्वनाथ के भरोसे रखवा दिया था। दूसरा उसकी हूबहू नकल, लेकिन उसमें एक विशेष खनिजीय चिन्ह था, वही शौक इससे चोरी हुआ था उस रात। मैं अवाक रह गया। मतलब, एक हीरा अभी भी लापता है? महाराज ने सिर झुकाया, हाँ, और उसका मूल्य रत्न के चमक में नहीं, बल्कि एक रहस्य में छुपा है। उस हीरे के भीतर एक गुप्त नक्काशी थी, एक नक्शा, एक विरासत का संकेत। अभिनव धीरे से बोला, तो रहीम साजी जो खोज रहा था वो यहाँ था ही नहीं। वह आज भी एक भ्रम के पीछे दौड़ रहा है। महाराज हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी, जैसे 10 सालों से ढोया जा रहा कोई बोझ आज भी उठाए हुए हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय की इतिहास विभाग का पुराना पुस्तकालय में सायंतिका हमें अपने शोध कक्ष में ले गई। दीवार पर नक्शे, प्राचीन हस्तलिखित दस्तावेज, अखबारों की कटिंग्स और एक चार्ट पर लिखा था रत्नमुखी हीरे की ट्रैकिंग टाइमलाइन। वह बोली, रत्नमुखी हीरा सबसे पहले अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र में पाया गया था। बाद में मुगल सम्राट जहांगीर ने एक फारसी व्यापारी से इसे हासिल किया। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जिस क्षण हीरा सम्राट के हाथ में गया, वही व्यापारी रहस्यमय तरीके से मर गया।
तभी से इस हीरे को रक्तमुखी कहा जाने लगा, जैसे यह खून चूसता हो। मैं हैरान होकर बोला, तो क्या यह शापित है? सायंतिका बोली, यह विषय विज्ञान का नहीं, मनोविज्ञान का है। यह असर उस व्यक्ति के चरित्र पर पड़ता है जो इसका स्वामी बनता है। अगर उसका स्वभाव लालची या दुष्ट हो तो उसके जीवन में विनाश, विश्वासघात और मौत अनिवार्य है। जहांगीर के दरबार में जो रत्न सबसे प्रिय था, वह बाद में नादिर शाह की लूट में फारस चला गया। लेकिन जल्द ही उसका एक भरोसेमंद सेनापति उसे मार डालता है। इसके बाद जब यह ब्रिटिशों के हाथ लगा तो इसे लंदन ले जाया गया, लेकिन किसी कारणवश यह वापस कोलकाता के एक जमींदार के पास आया। वही जमींदार था राजेंद्र सिंह का पितामह। अभिनव धीरे से बोला, तो ये हीरा सच में एक शापित इतिहास लिए हुए है। रहीम साजी का अंधा लालच शायद उसकी जिंदगी ही खत्म कर देगा। उसी समय फोन की घंटी बजी। फोन कर रहे थे इंस्पेक्टर राय, अभिनव के पुराने परिचित। फोन कान पर रखते ही अभिनव का चेहरा गंभीर हो गया। फोन काटकर उसने कहा, दक्षिण कोलकाता में एक गैरेज के अंदर एक लाश मिली है। चेहरा जल चुका है, पहचानना मुश्किल है, लेकिन उसकी जेब से रहीम साजी की एक पुरानी तस्वीर मिली है। मैं चौंक कर बोला, तो क्या? सायंतिका धीरे से बोली, अगर रहीम मारा गया है तो जिसने उससे आखिरी मुलाकात की वही असली अपराधी है। अभिनव बोला, चलो घटनास्थल पर चलते हैं, शायद अब सच सामने आएगा। शायद। हम रक्तमुखी हीरे के आखिरी मालिक को देखने जा रहे हैं। घटनास्थल था एक सुनसान गैरेज, रासबिहारी एवेन्यू के पास। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी में मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया, शरीर पर धारदार हथियार के घाव हैं, बाद में उसे जला दिया गया। लेकिन मौत पहले ही हो चुकी थी। बगल की दीवार पर लिखा था एक वाक्य, लाल रंग में, खून से खरीदा रत्न खून में ही लौटेगा। अभिनव ने चारों ओर ध्यान से देखा और बोला, हत्यारा सिर्फ मारा नहीं, उसने एक संदेश छोड़ा है। उसे पता है कि हम उसके पीछे हैं। मैंने पूछा, अब क्या? वह धीरे से बोला, अब हमें उस एकमात्र व्यक्ति के पास जाना होगा जिसके पास हीरे की असली जानकारी हो सकती है। और वो व्यक्ति है अर्नव, रहीम का भांजा, जिसके घर से हमें वो फारसी संदूक मिला था। हम सब पहुंच गए थे अर्नव के घर। वो घर पर ही था। दरवाज़ा खोलकर हमें अपने कमरे में ले गया। अर्नव को देखकर साफ समझा जा सकता था कि वो रात भर सो नहीं पाया है। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे और सिकुड़े हुए। हमें बैठने की फुर्सत भी नहीं मिली और अभिनव ने सीधा सवाल डाल दिया, रहीम साजी से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? अर्नव थोड़ा रुका, गला साफ किया और बोला, 3 दिन पहले। वो मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने एक बात कही थी। कहा कि मामा के पास एक गुप्त जानकारी है, एक हीरे का असली ठिकाना। मामा को पता है कि वो कहाँ है। मैं हैरान होकर सीधा पूछ बैठा, क्या तुम्हें वो ठिकाना पता है? अर्नव ने सिर हिलाया। बोला, हाँ मुझे पता है, पर पूरा नहीं। हम सब चुप, स्तब्ध। फिर भी अर्नव शांत आवाज में बोलता रहा, मामा ने मुझे बताया था कि उन्होंने वो हीरा एक आदमी के पास रख दिया था। वो आदमी मामा के साथ ही जेल में था, लेकिन वो आदमी पहले ही छूट गया और कुछ साल बाद मामा भी छूटे। पर जब मामा बाहर आए तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। मामा शायद उसी की तलाश कर रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने नहीं सुनी। पागलों की तरह उसे ढूंढते रहे। अब मुझे नहीं पता मामा कहाँ है। उसी पल आंगन में एक अजनबी आदमी आकर खड़ा हुआ। वो अभिनव को ढूंढ रहा था। पता चला वो एक पुलिसकर्मी है। कल की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया है। अभिनव ने रिपोर्ट लेकर पढ़नी शुरू की। चेहरे पर गंभीरता छा गई। मैंने पूछा, क्या लिखा है रिपोर्ट में? अभिनव ने सिर उठाकर कहा, जिस लाश को हमने रहीम समझा था वो रहीम की नहीं है, वो है सलीम की। मैं चौंक कर पूछ बैठा, सलीम कौन? उसका क्या परिचय है? अभिनव बोला, वो एक साइकिल मिस्त्री था। छोटी सी साइकिल की दुकान चलाता था। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, अगर सलीम एक मामूली मिस्त्री था तो उससे मारने की वजह क्या हो सकती है? क्या यह हत्या रत्नमुखी हीरे से जुड़ी हो सकती है? अभिनव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, संभव है।
और नहीं भी। लेकिन ये जानने के लिए हमें इंस्पेक्टर राय से मिलना होगा। हम देर किए बिना थाने के लिए रवाना हो गए। थाने पहुंचकर हमने इंस्पेक्टर राय को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, सलीम बाहर की दुनिया में भले ही एक साइकिल मिस्त्री था, मगर उसके अपराधों की फहरिस्त लंबी थी। लोगों को ठग कर कीमती चीजें हड़प लेता था। इसीलिए उससे कुछ साल पहले जेल हुई थी। अभिनव ने तुरंत सवाल किया, जब सलीम जेल में था, क्या उसे किसी के साथ रखा गया था? इंस्पेक्टर थोड़ा सोचकर बोले, इस बात की सही जानकारी जेलर साहब देंगे। मैं कॉल करता हूं। उन्होंने जेलर को कॉल किया। कुछ देर बातचीत चली। फिर इंस्पेक्टर बोले, सलीम को आमतौर पर अकेले रखा जाता था, लेकिन जेल में मरम्मत के दौरान 2 महीनों के लिए उसे एक और कैदी के साथ रखा गया था। उस कैदी का नाम था रहीम। ये नाम सुनते ही अभिनव की आंखों में वो पुराना तेज लौट आया, वही तेज जिससे पता चल जाता है कि अब उसके दिमाग में सब कुछ जोड़ गया है। हम थाने के बाहर निकलकर टहलने लगे। मैं खुद को रोक न सका, पूछ ही लिया, तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्या तुम सब कुछ समझ गए हो? अभिनव हल्के से मुस्कुराकर बोला, 2 और 2 अब 4 हो चुके हैं, अभिजीत। अब बस कातिल को पकड़ना बाकी है। घड़ी में शाम के 7 बज चुके थे। घर पहुंचते ही अभिनव बोला, तैयार रहो, आज रात ही अपराधी पकड़ा जाएगा। फिर उसने फोन उठाया और किसी से बात करने लगा। मैं कुछ भी न समझकर चुपचाप बैठा रहा। रात होते ही हम निकले कोलकाता के एक पुराने चावल के मिल की ओर। अभिनव ने छद्मवेश धारण किया। मेरा काम सिर्फ एक गेट के पास खड़ा रहना। अगर कोई भागे तो उसे पकड़ना। मैंने अपनी जगह ले ली और अभिनव भीतर चला गया। कुछ ही मिनटों में अंदर से 2 गोलियों की आवाज आई। एक आदमी दौड़ता हुआ गेट की ओर आया, हाथ में पुरानी पिस्तौल। मैं उस पर झपटा और पिस्तौल छीनकर दूर फेंक दी। इसी बीच अभिनव भी आ गया और मेरी मदद करने लगा। पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर राय उतरे। अभिनव बोला, लीजिए, ये है आपका कातिल। सलीम की हत्या इसी ने की है। मैं हैरान रह गया। यही आदमी कातिल? कांस्टेबलों ने उसे हथकड़ी पहना दी। गाड़ी में चढ़ाने से पहले अभिनव बोला, 1 मिनट, इसका असली चेहरा सबको दिखाया जाए। फिर वो उस आदमी के पास गया, उसकी नकली दाढ़ी और बाल खींचकर हटा दिए और सामने आया उसका असली चेहरा। वो और कोई नहीं, खुद रहीम था। अभिनव ने अपनी जेब से रुमाल में लिपटा हुआ एक चाकू निकाला। इंस्पेक्टर राय को देते हुए बोला, यही है हत्या का हथियार। सलीम की हत्या इसी चाकू से की गई थी। मैं खुद को रोक न सका, बोल उठा, अभिनव, सब कुछ साफ साफ बताओ तो। तुमने कैसे समझा? अभिनव अपने अंदाज में कहानी सुनाने के ढंग में पूरी घटना विस्तार से बताने लगा। अभिनव बोल उठा, जब इंस्पेक्टर राय ने मुझे बताया कि रहीम और सलीम को एक ही जेल में रखा गया था, उसी वक्त मेरे लिए तस्वीर साफ हो गई थी। दरअसल मैं आज यहाँ एक ही चीज हासिल करने आया था। क्या चीज, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझो, रहीम ने सलीम को क्यों मारा? इस बात को समझने के लिए हमें पीछे लौटकर देखना होगा, जब दोनों एक ही जेल में थे। उनके बीच दोस्ती हो गई थी और जेल के बहुत से कैदियों के पास चीजें छिपाने के अनोखे हुनर होते हैं। कोई नाखून के नीचे छिपाता है, कोई जीभ के नीचे, कोई दांतों के बीच, तो कोई शरीर के और हिस्सों में। सलीम का भी ऐसा ही एक हुनर था। वो किसी भी छोटी चीज को अपने गाल के पास कटक लेता था, लेकिन वो चीज पेट तक नहीं जाती। उसके गले में एक छोटा सा थैला था जहां वो चीज रुक जाती थी और जब चाहता उसे आसानी से बाहर निकाल सकता था। यह हुनर उसने खुद अपने भीतर विकसित किया था। जब रहीम को इस बारे में पता चला, उसने सलीम पर भरोसा किया और पहली बार उसे रक्तमुखी हीरा दिखाया। वो चाहता था कि सलीम उस हीरे को अपने गले के थैले में छिपा ले। योजना ये थी, जेल से बाहर निकलने के बाद रहीम हीरे को बेचेगा, पैसे बांटे जाएंगे और दोनों अमीर बन जाएंगे। सलीम मान भी गया और उसने वो हीरा अपने गले में छिपा लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सलीम को पहले रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही उसके मन में लालच जागा कि वो हीरा अकेले रखेगा, किसी से साझा नहीं करेगा।
लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आया, उसने देखा कि रत्नमुखी हीरा को लेकर बाहर बहुत शोर मच चुका है। अगर वो उसे बेचने जाता तो पकड़ा जाना तय था। इसलिए वो डर गया और हीरा नहीं बेच पाया। इसी बीच कुछ दिन बाद उसे पता चला कि रहीम भी रिहा हो गया है। अब डर बढ़ गया और जब रहीम ने उससे मुलाकात की और हीरा मांगा तो सलीम ने देने से इनकार कर दिया। गुस्से में रहीम ने सलीम के गले पर चाकू से वार किया, हीरा निकाल लिया और उसकी लाश को गायब करने के लिए उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वहां कुछ लोग आ गए और रहीम को भागना पड़ा। आग की वजह से सलीम का चेहरा बुरी तरह जल गया, उसे पहचानना नामुमकिन था। जब मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और जाना कि वो लाश सलीम की थी, तभी से शक गहराने लगा। और रहीम ने जिस चाकू से सलीम की हत्या की थी, वो भी मुझे उसके घर से मिला। शायद रहीम को डर था कि चाकू अगर घटनास्थल पर रह जाए तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो चाकू वहां से लेकर अपने घर में छिपा देता है। जिस दिन मैं अर्नब से मिलने रहीम के घर गया, वहीं मुझे एक छोटे बक्से के पीछे कपड़े में लिपटा वो चाकू मिला। और भी एक चीज मिली थी उस कमरे से, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब बताता हूँ रहीम का पता मुझे कैसे मिला। कुछ दिन पहले वो अपने भांजे अर्नब से मिलने आया था और वहां अपनी एक वर्दी छोड़ गया था। उस वर्दी पर एक चक्की मिल का नाम लिखा हुआ था। बस वहीं से मुझे शक हुआ कि रहीम उसी मिल में किसी तरह छिपकर काम कर रहा है। मैं पहुंचा और मेरा शक सही निकला। अब असली चीज दिखाता हूं। कहते हुए अभिनव ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेरिस की मूर्ति निकाली। जैसे ही मूर्ति बाहर आई, रहीम का चेहरा सख्त हो गया। वो जैसे अभिनव पर झपट पड़ा, लेकिन तभी दो कांस्टेबल्स ने उसे खींचकर गाड़ी में डाल दिया। अभिनव फिर बोला, जब मैं रहीम के घर गया था, चाकू के साथ साथ मेरी नज़र इसी मूर्ति पर पड़ी थी। वो ऐसी जगह रखी थी जहां उसका होना ही अजीब था, बहुत सहेज कर रखी गई थी। मैंने सोचा क्या मूर्ति के नीचे का हिस्सा खोखला होगा, लेकिन जब उलटकर देखा तो मूर्ति ठोस थी, हालांकि शुरुआत में थोड़ा हिस्सा खाली था। कोई उसमें पेरिस का प्लास्टर भरकर उसे सील कर चुका था। बस उसी पल मेरे मन की सारी उलझनें साफ हो गई। मैंने मूर्ति को चुपचाप जेब में रख लिया था और अब ये मूर्ति मेरे हाथ में है और इसी मूर्ति में छिपा है रक्तमुखी हीरा। यह कहते हुए अभिनव ने मूर्ति जमीन पर जोर से डी मारी। कर मूर्ति चकनाचूर हुई और उसके भीतर से निकल आया एक चमकता हुआ गहरा लाल हीरा। मैंने देखा हीरा इतना लाल था जैसे उसमें से खून बह रहा हो। बाद में साइंटिका की सिफारिश और पुलिस की पहल पर उस रत्नमुखी हीरा को कोलकाता म्यूजियम में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सौंप दिया गया। राजेंद्र सिंह ने उसे अपने हाथों से संग्रहालय को सौंपा। अखबारों की सुर्खियां बनी, अभिशप्त रत्न, इतिहास का गौरव, अब सबके सामने। हम सब घर लौट आए। घर पर मैंने पूछा, ये तो तुम्हारे जीवन के सबसे रोमांचक केसों में एक था, है ना? अभिनव खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, शायद था, पर यह भी साबित हो गया कि इतिहास कभी नहीं सोता। वक्त आने पर वो जाग उठता है और अपना सच खुद सामने लाता है। मैंने फिर पूछा, और रक्तमुखी हीरा? वो मुस्कुराकर बोला, अब वो किसी का नहीं, अब वो हमारे अतीत का प्रतिबिंब है। कोई अभिशाप नहीं, एक सबक।